हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योन केमिस्ट्री मैम। तो आज कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनामिक्स लेक्चर नंबर 3। मेंशन नहीं था प्लानर में, ये ऐड हुआ है, लेकिन चिंता ना करें, आपका जो चैप्टर प्लानर है वो संडे के बाद बिल्कुल वैसे चलेगा जैसे है, क्योंकि संडे को मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेने वाली हूँ जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो कल मैंने आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी अप्रोच बताई थी, और थर्मोडायनेमिक्स में व्हाट आई वांट कि आपका नीट का क्वेश्चन बनना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको एंथैल्पी में काफी सारे क्वेश्चन कराए थे और काफी सारे क्वेश्चन होमवर्क दिए। आज हम हर एक क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। आपको अपना आंसर मैच करना है, तो उसके लिए मुझे कल की चैट देखनी पड़ेगी आपकी क्लास की। कल की मतलब मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपको लेक्चर कल मिलने वाला है। तो जितने बच्चों ने आंसर दे दिया होगा देख लेते हैं, उनके नेम अनाउंस कर देंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि जिन बच्चों के आंसर्स एकदम करेक्ट होंगे उनके हम नेम क्लास में अनाउंस करेंगे। तो ये मैंने आपकी क्लास को ओपन कर रखा है, और मैं अगर फर्स्ट 2 कमेंट्स देखूं तो हरीश यादव ने कमेंट किया है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर -41.8। ओके, अभी सारे आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अमन पारधी मैम, आई लाइक द वे ऑफ योर टीचिंग। थैंक यू बच्चे, लेकिन आंसर कहाँ है? मैंने कहा था आंसर मेंशन करना है। नेक्स्ट, प्रीति गंधर्व, यस प्लीज टेक अवर नेम, ईगरली वेटिंग फॉर दैट डे, बट वेयर द आंसर? मैंने कहा था सारे क्वेश्चंस के आंसर। मे भी हो सकता है बच्चों कि आप अभी ही लेक्चर लो, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये लेक्चर ही अपलोड 11 बजे हुआ होगा। कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू कर लेते हैं आज का लेक्चर। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ, आप अपना आंसर मैच कर लेना जो भी आपका आ रहा हो, और सही आंसर हो अगर सारे जिन्होंने किए हैं, पहले तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स उन बच्चों को, वो पक्का डॉक्टर बनेंगे। मैंने क्या कहा था कि ये जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं इस पीरियड में भी, वो इसीलिए हम कर रहे हैं बेटा, ताकि हम उन चीजों में प्रो हो जाएं। नीट का पेपर बहुत पास है, बिल्कुल 1 मिनट भी क्लास का वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने टॉपिक यही रखा है, दैट इज thermodynamics part 3rd, repeating once again, it is not mentioned in your planner, बट प्लानर फॉलो अप होगा आफ्टर संडे, क्योंकि संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने वाली हूँ, ठीक है बेटा। अगर टाइम बचा तो आज केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे, नहीं रहा कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन, यहां हमने इस कैलकुलेशन को छोड़ दिया था, ठीक है, यहां हमने इस कैलकुलेशन को छोड़ दिया था। क्या क्वेश्चन था भाई? क्वेश्चन की अप्रोच हमें एकदम क्लियर है। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। क्या आंसर आया बच्चों आप लोगों का इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पे मार्क करना। जो भी आपका आंसर आया हो वो मैच कर लेंगे कल, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना बेटा, अप्रोक्सीमेटली -21 किलो कैलोरी आएगा, ठीक है। और अगर आंसर कुछ और भी आ रहा होगा तो उसको भी हम चेक कर लेंगे। कैलकुलेशन अप्रोच बिल्कुल इस तरीके से अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था, हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा था, तो इस केस में क्या करना था भाई? सिंपल, अप्रोच हमें क्लियर है, कंसेप्ट हमें क्लियर है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज -41.38 किलो कैलोरी पर मोल। क्या आंसर आएगा बेटा? -41.38 चल रहा है किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्या था आपकी स्क्रीन पे? बॉन्ड एनर्जी दे रखी थी, एंथैल्पी पूछा था। क्या बताया था भाई मैंने आपको यहाँ पे? जब जब बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो, एंथैल्पी पूछा हो, फॉर्मूला क्लियर था, अप्रोच क्लियर था, और इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा दैट इज -115। आंसर आएगा बेटा -115 किलो जूल पर मोल। क्लियर? दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? अगेन हीट ऑफ कंबशन पूछा था इथीन का। क्वेश्चन में दिया क्या था? बॉन्ड एनर्जी। मैंने क्या कहा था? जब जब बॉन्ड एनर्जी दे रखा हो, जब जब बॉन्ड एनर्जी दे रखा हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा हो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और इसका जो आंसर आएगा दैट इज -964 किलो जूल पर मोल। क्लियर है बच्चों? ये आंसर आ जाएगा इसका, दैट इज -964 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? बिल्कुल एंथैल्पी चेंज पूछा था ड्यूरिंग द रिएक्शन, लेकिन देखना क्या है,
एंथैल्पी कोई सी भी पूछी हो, क्वेश्चन में दिया क्या है, बर्न एनर्जी दिया है, फॉर्मूला रिएक्टेंट की माइनस प्रोडक्ट की, इसको सॉल्व करोगे यहां से आंसर आ जाएगा -109 किलो जूल पर मोल। क्लियर है बच्चों, आंसर मैच कर लेना आपने, और जिनके आंसर्स एकदम सेम यही आ रहे हों वो अपने आप को एक्सीलेंट दे लेना। क्लियर, क्योंकि उन्होंने सॉल्व किए, और जिन्होंने नहीं किए नालायकों क्लास लेना बंद कर देना कल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये था बेटा, 1 मोल एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया एक्सेस ऑफ वाटर में, कोई बात नहीं, क्वेश्चन की अप्रोच मैं कल बता चुकी थी, आज हम सिर्फ आंसर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका आंसर आया होगा बेटा दैट इज -78.1 किलो जूल पर मोल। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथैल्पी, ये मैंने पूरा होमवर्क दिया था, इसको मैंने सॉल्व भी नहीं कराया था। क्वेश्चन क्या था भाई, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर BaCl2.2H2O। तो बेटा हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें एंथैल्पी गिवन थी किसकी, BaCl2.2H2O, और मैंने क्या कहा था, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसकी एंथैल्पी हमें दे रखी है बेटा 8.8। नेक्स्ट बेटा, एंथैल्पी ऑफ BaCl2 दैट इज गिवन -20.6, दैट इज इन किलोजूल पर मोल, दैट इज ऑल्सो इन किलोजूल पर मोल। क्वेश्चन में पूछा क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पूछा है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोले, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बोले, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोले, एक ही फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चन में। क्या बताया था बेटा, दैट एंथैल्पी ऑफ एनहाइड्रस माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब एनहाइड्रस की एंथैल्पी कितनी है बेटा, दैट इज गिवन -20.6, हाइड्रेटेड की कितनी है -8.8। कितना आ जाएगा बेटा, सम अप कर लेंगे, 8 + 6 4 1 9 29.4 किलो जूल पर मोल। क्लियर है बेटा, देख लो ध्यान से, ये आंसर आ जाएगा यहां से इसका BaCl2.2H2O वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या पूछा था बेटा, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बता दिया था क्या होता है आयनाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन। इसका आंसर बिल्कुल यही आएगा बेटा 22.232 किलो जूल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब इस केस में कल ये क्वेश्चन मैंने पूरा होमवर्क दिया था, मैंने कहा था आप ही करोगे, लेकिन मैंने सिखाया था, मैंने क्या बोला था, कल की क्लास का कंक्लूजन बताऊंगी होमवर्क करने के बाद, ठीक है। क्या बताया था बेटा, जब जब एक से ज्यादा रिएक्शन दे रखी हूं, जब जब एक से ज्यादा रिएक्शन दे रखी हूं और ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी पूछी, तो उस केस में क्या देखना है बेटा कि जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन है बेटा, पहले तो ये मिस्टेक थी, ये A से D था, दैट इज योर ओवरऑल रिएक्शन। क्लियर। तो ये A से D का डेल्टा H आपको X दे रखा था, आपसे पूछा था कि डेल्टा H2 क्या होगा, तो मैंने क्या कहा था, ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी जो भी है ठीक है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन इन तीनों रिएक्शन में क्या चेंजेस लाने से आएगी, जो चेंजेस इनकी रिएक्शन के साथ कर रहे हो वो सेम चेंजेस उनकी एंथैल्पी के साथ करो। और जब भी ऐसा हो कि मल्टीपल रिएक्शंस दे रखी हैं और हमें फाइनल रिएक्शन को लेकर आना है, तो क्या करो, ये ढूंढो कि ओवरऑल रिएक्शन में ऐसा क्या है जो इन तीन रिएक्शन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ना तो B है ना ही C है, तो बस B और C को हटाने के लिए इन तीन रिएक्शन में आप क्या चेंजेस अप्लाई करोगे, सिंपल भाई, ये रिएक्शन आपके पास 1 है, ये रिएक्शन आपके पास 2 है, ये रिएक्शन आपके पास 3 है। अब आप खुद बताओ A से D कैसे पहुंचोगे, अगर हम फर्स्ट को सेकंड से और थर्ड को ऐड कर दें तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी A से D। क्यों, ये इससे कैंसल आउट, ये इससे कैंसल आउट। तो फाइनल रिएक्शन लाने के लिए आपने तीनों रिएक्शंस को ऐड किया,
अगर तीनों रिएक्शंस को ऐड किया है तो उनकी एंथैल्पी भी ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा बेटा, दैट डेल्टा एच बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, दैट x इक्वल्स टू x1 प्लस डेल्टा H2 प्लस x3। तो डेल्टा H2 का वैल्यू क्या आ गया, x माइनस x1 प्लस x3। देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई हो रहा है x माइनस x1 प्लस x3 से, ऑप्शन ए। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन था भाई, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई पूछा था इस क्वेश्चन में। कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं। तो यहां पर हमें पता है डेल्टा एच किसके बराबर होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होता है। अगर डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई का डिफरेंस निकालते हैं तो ये किसके बराबर, डेल्टा एन जी आर टी के बराबर। इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी का वैल्यू हमने पूरा सॉल्व तो कर ही दिया था, डेल्टा एन जी यहाँ पर माइनस में था तो आंसर प्लस में आ ही नहीं सकता। क्लियर, आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज माइनस 7.43 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में क्या दिया था, रोम्बिक सल्फर, सल्फर की एलोट्रॉप फॉर्म है, रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर, दोनों का ऑक्सीडेशन कराया। ऑक्सीडेशन कराना यानी कि O2 के साथ रिएक्शन कराना, यहां से भी SO2 का फॉर्मेशन हुआ, यहां से भी SO2 का फॉर्मेशन। अब हमसे पूछा है कि ये जो अबाउ डेटा दे रखा है यहाँ पर बेटा दोनों की एंथैल्पी भी दे रखी है, ठीक है, दोनों की एंथैल्पी भी दे रखी है। अब इसमें पूछा है कि द अबाउ डेटा कैन प्रिडिक्ट, वो अबाउ डेटा क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, रोम्बिक सल्फर इज येलो इन कलर। इस डेटा को देखकर हम ये बात तो नहीं बता सकते कि रोम्बिक सल्फर येलो होती है या रेड होती है। पहली बात ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है तो क्वेश्चन मिक्स होकर आया है। मोनोक्लिनिक सल्फर हैज मेटालिक इशू, कुछ और ही होगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों। मोनोक्लिनिक सल्फर इज मोर स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल रोम्बिक सल्फर होता है ना कि मोनोक्लिनिक सल्फर। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट डेल्टा एच ऑफ ट्रांजिशन, डेल्टा एच ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजैक्शन नहीं है बेटा ये ट्रांजिशन है, लेकिन आप तो समझदार बच्चे हो, सारे के सारे समझ गए होंगे। डेल्टा एच ऑफ ट्रांजिशन सल्फर रोम्बिक से सल्फर मोनोक्लिनिक में जाने का ये कैसा प्रोसेस है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो बेटा दैट इज सल्फर रोम्बिक, ये कन्वर्ट हो रहा है सल्फर मोनोक्लिनिक। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा क्या, तो मैंने एलोट्रोपिक ट्रांजिशन में एक बात लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी बेटा बात, मैंने कहा था कि जब हम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्लियर, और अगर हम मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जाते हैं तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। तो जब हम जा रहे हैं रोम्बिक से मोनोक्लिनिक की तरफ तो बिल्कुल डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। अगर यकीन नहीं है तो कन्वर्जन करके देख लो, सल्फर से रोम्बिक से मोनोक्लिनिक का कन्वर्जन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, 1-2 कर दो, 1-2 करेंगे तो इनकी एंथैल्पी में भी 1-2 करेंगे और उसका डेल्टा एच हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था, द हीट ऑफ कंबशन। अब इस केस में येलो फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस का आपको हीट ऑफ कंबशन दे रखा था। इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा बेटा, दैट इज माइनस 1.13 किलो जूल। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो जल्दी से जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका कंक्लूजन लिख लेते हैं कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा उसी से बनेगा। ठीक है, तो मैं जो पूरा कंसेप्ट समझाती हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है ये बेटा, लेकिन ये वो पोर्शन हमने पढ़ा जहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती। एंथैल्पी को मिला देता है कभी कभी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से, इंटरनल एनर्जी से कभी कभी एंथैल्पी निकलवाएगा रिएक्शन की और फिर इंटरनल एनर्जी पूछ, तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। लास्ट क्लास का भाई छोटा सा कंक्लूजन है, जो भी हमने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही थी बेटा लास्ट क्लास की, इसको बोलते थे क्विक रिकैप। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही थी बेटा कि जितनी भी एंथैल्पीज डिफाइन की गई हैं, चाहे लैटिस एंथैल्पी हो, चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो, चाहे
एलोट्रॉप ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन, कंबशन, फॉर्मेशन, ऑल आर डिफाइंड फॉर 1 मोल। सारी की सारी 1 मोल के लिए डिफाइन की गई। तो कभी अगर ग्राम्स में पूछ लेना कि इतने ग्राम के लिए कितनी होगी, तो 1 मोल का इतना, तो 1 मोल को ग्राम में बहुत अच्छे से कन्वर्ट आप कर सकते हो। मोल कंसेप्ट हम पढ़ चुके। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, जब जब क्वेश्चन में, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन दैट ट्रिक, पूरा जो भी पढ़ा, जब जब क्वेश्चन में बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा हो, मैंने बोला कोई सी भी एंथैल्पी पूछी हो, लेकिन अगर गिवन डेटा क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, तब तब आप हमेशा जो भी एंथैल्पी पूछी हो, पूछा क्या है दैट डजंट, ये डिसाइड नहीं करेगा कि क्या फॉर्मूला लगने वाला है। तब तब हमेशा फॉर्मूला लगेगा बेटा ओवरऑल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको हम माइनस कर देंगे बेटा किससे, ओवरऑल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से। हमेशा ध्यान रखना बेटा। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, जब जब क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो, एटम्स की हीट ऑफ एटमाइजेशन भी बॉन्ड एनर्जी की तरह कंक्लूड हो जाती है। क्लियर? तो जब जब आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो, तब तब बिना किसी शक के ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट बेटा, जब जब क्वेश्चन में हीट ऑफ कंबशन दे रखा हो, उस केस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स, बिना किसी शक। क्लियर बेटा? जब जब क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पूछे या डाइल्यूशन पूछे या हाइड्रेशन पूछे, तब तब हमेशा एंथैल्पी का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट एंथैल्पी ऑफ एनहाइड्रस, यानी कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेटेड। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए -57.1 किलो जूल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मैम क्या मतलब, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सीधा सीधा दे दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उस केस में क्या करोगे भाई, -57.1 किलो जूल पर मोल होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कुछ कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है और बोल रहा है अब बताओ इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा, तो उस केस में क्या करना है, -57.1 को मल्टीप्लाई करना है जितने मोल्स वाटर के बनेंगे। नेक्स्ट बेटा, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, वीक एसिड और वीक बेस के लिए हमें हीट ऑफ आयनाइजेशन कैलकुलेट करना होता है। क्या फॉर्मूला बताया था बेटा, जो भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उस रिएक्शन में दे रखा है, ध्यान क्या रखना, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट हमेशा रिलीज होती है, दैट इज +57.1। क्लियर? ये लास्ट क्लास का कंक्लूजन था, सिंपल, और इन्हीं को हमें यूज करना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ोगे बेटा, ये चीजें ध्यान रखोगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट हो रही है कहां से बेटा, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो अपने आप हो जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, या फिर स्टार्ट किया बस और चलती रही प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, पानी का आना हिल के ऊपर से, अगर हमने कोई कैंडल बर्न करी तो वो अपने आप जल रही है, हमने सिर्फ एक इनिशिएट किया, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो अपने आप हो रही है उसमें हमने एक स्मॉल इनिशिएशन किया है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। और जो प्रोसेस अपने आप नहीं होती है, उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन हमें पेपर में डिफाइन करने के लिए नहीं आने वाला कि ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। थर्मोडायनेमिक्स में हमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को 3 टर्म्स में पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आता है। नंबर 1 दैट इज एंथैल्पी, जो हम अभी अभी पढ़कर आए हैं। नंबर 2 एंट्रोपी, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। एंड नंबर 3 दैट इज
गिब्स फ्री एनर्जी। तो बस एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूलेज अभी बाकी हैं, न्यूमेरिकल अभी बाकी हैं, तब तक हम कवर कर लेते हैं स्पॉन्टेनिटी वाले टॉपिक को। तो स्पॉन्टेनिटी की अगर हम सिंगल लाइन में डिफाइन करें तो प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय itself or by small initiation. For example, rolling of ball, water down from the hill, burning of candle, वहीं पे बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस जिसमें हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसके होने के लिए। तो विच कैन नॉट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, विच कैन नॉट टेक्स प्लेस by itself and required some external force, क्लियर, उसे हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से नहीं आने वाले, हमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। और यही जो स्पॉन्टेनिटी होती है इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो अभी हमने किसके रिस्पेक्ट में बात किया बेटा? अभी हमने बात किया किसके रिस्पेक्ट में? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो अब इस केस में एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको लिखवा रही हूं क्योंकि हमने एंथैल्पी के टर्म्स में बात की है। जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है बेटा? जहां पे हीट रिलीज होती है, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, आर स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक जहां पे हीट रिक्वायर्ड है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। ऑब्वियस है भाई, क्यों भाई? जो एंडोथर्मिक है नाम से ही क्लियर है कि वहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है यानी कि हीट देनी पड़ेगी, तो वो कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। और जो हमारे पास कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है बेटा? जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है बेटा? जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हीट रिक्वायर्ड है, तो वो मानी जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर हमें कभी भी किसी भी रिएक्शन को देखकर बताना है कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो हम कैसे बताएंगे? जनरली ऑल एसोसिएशन रिएक्शन। बेटा एसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है? जहां पर किसी ना किसी का फॉर्मेशन हो रहा है, कंबाइन होकर किसी का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब फॉर्मेशन होता है तो क्या रीजन होता है? स्टेबिलिटी। और जब स्टेबिलिटी अटेन करते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो जनरली जो एसोसिएशन रिएक्शंस होती हैं दीज आर, क्या बोलेंगे बेटा? एक्सोथर्मिक, और वी कैन से इट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आएंगी वो। और वहीं पे जो हमारे पास एंड डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन मतलब बेटा किसी एक कंपाउंड का डिसोसिएशन करना है, तो एक कंपाउंड को जब डिसोसिएट करेंगे तो उसके लिए क्या होगी? हीट रिक्वायर्ड होगी। हीट रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? डिसोसिएशन रिएक्शंस। वो कैसी होती हैं? एंडोथर्मिक होती हैं। और अगर वो एंडोथर्मिक होती हैं तो वो कैसी हो जाएंगी बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये एक जनरल स्टेटमेंट है मैम। क्यों? क्योंकि बेटा एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, और हम तो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो एक्सेप्शन में आपको बता दूं इस स्टेटमेंट का,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले वाटर का लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, वाटर का लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, इसको भी रहने दें तो वाटर का सॉलिड फॉर्म से वाटर का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो क्या जब हम आइस को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं कि वो प्रोसेस हो जाए? नहीं, तो वो तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन इन एक्चुअल अगर उसकी केमिस्ट्री को हम देखें तो वहां पर क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर बिल्कुल डेल्टा एच पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी ये कैसा प्रोसेस है बेटा, स्पॉन्टेनियस। तो मतलब क्लियर हो गया होगा कि कभी भी आइडेंटिफाई करना पड़े कि इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या इसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर डेल्टा एच आइडेंटिफाई कर सकते हो तो ये भी बता सकते हो कि एंथैल्पी की टर्म्स में वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, पॉसिबल है, फिजिबल है या नहीं। क्लियर? तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूं बेटा, आपको बस क्या बताना है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सी प्रोसेस उनमें से स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी प्रोसेस उनमें से नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। सिंपल सी बात है भाई, आपको रिएक्शन देखकर आइडेंटिफाई करना है। सारी टाइप्स की एंथैल्पी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इजीली देखकर बता सकते हो। पहली रिएक्शन जो मैं आपको दे रही हूं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, दैट इज आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर लोगे तो स्पॉन्टेनिटी भी बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल यस बेटा, चारों रिएक्शन को देख लो ध्यान से एक बार। पहली रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ HCl का फॉर्मेशन किया। क्या किसी भी एंथैल्पी को ये डिफाइन कर रहा है कि मैम 1 मोल HCl का फॉर्मेशन हुआ? बात ये देखो भाई, एसोसिएशन रिएक्शन है, यहाँ पर किसी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस केस में यहाँ पर इसकी जो एंथैल्पी होगी क्या होगी बेटा, इसकी एंथैल्पी कैसी होगी, इन जनरल हम मान के चलेंगे नेगेटिव होगी। क्यों होगी बेटा नेगेटिव? कि जब किसी का फॉर्मेशन होता है तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। HCl प्लस NaOH NaCl प्लस वाटर। अब इस केस में ये रिएक्शन को क्या हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बोलते? जब जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन जनरल कैसी होती हैं, सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती है। तो इसका डेल्टा एच कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। CH4O2 के साथ CO2H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। ये रिएक्शन में समझ नहीं आ रही एसोसिएशन है डिसोसिएशन है। अरे भाई एसोसिएशन डिसोसिएशन बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, बस इतना बता दो यार कि ये एक हाइड्रोकार्बन है, उसको जला रहे हैं, कंबशन रिएक्शन हो रही है। और अगर कंबशन रिएक्शन ये है तो कंबशन रिएक्शन के लिए भी मैंने क्या लिखवाया था, इन जनरल ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। हीट रिलीज होती है भाई, तभी तो एज अ एफिशिएंसी फ्यूल्स वगैरह में यूज करते हैं। PCl5 को डिसोसिएट किया जा रहा है, नहीं पता चल रहा, लेकिन किसी को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट बेटा, CH4 फॉर्मेशन कर रहा है कार्बन गैशियस 4 हाइड्रोजन गैशियस एटम का। क्या इसे हम ये नहीं बोलेंगे कि ये डिफाइन कर रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को? तो वो भी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। अगर मैं आपसे पूछती नेक्स्ट, अगर मैं आपको दो रिएक्शन और दे देती, दैट Na प्लस प्लस Cl माइनस फॉर्म्स NaCl, और नेक्स्ट दे देती NaCl फॉर्म्स Na प्लस प्लस Cl माइनस, पता ना बेटा जरा सा
कि दोनों को आप कैसे डिफाइन करते हैं। तो 1 मोल आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस लेटिस एंथैल्पी। 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को डिसोसिएट कर रहे हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस लेटिस एंथैल्पी, लेकिन बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो डेल्टा एच नीचे वाले का पॉजिटिव है और ऊपर वाले का नेगेटिव है। कि भाई बॉन्ड कैसे बना, कैसे बना, अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में अट्रैक्शन है, क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ये तो समझ आ गया कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर बेटा, सिंपल एंथैल्पी के बेसिस पर। अब बेटा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी के बारे में मैं सब कुछ यहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ भी रिलेटेड एंट्रोपी से ही है, लेकिन मैं एंट्रोपी के जितने भी फॉर्मूले थे सारे इधर करवा देती हूँ ताकि हमारा कंक्लूजन एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसको बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला जब मैं बताऊंगी, पहले इसका कंसेप्ट समझाते हैं। बेटा एंट्रोपी इज ऑल अबाउट डिग्री ऑफ मेजरमेंट किसका, डिसऑर्डरनेस का और रैंडमनेस का। अब मैम इसको फिर से समझाओ। इमेजिन करो एक हमारी क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास, मान लो तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कि मैं तुम्हें ऑफलाइन पढ़ाने आ, ठीक है। अब एक क्लास में हम 100 स्टूडेंट्स की सीट है। कितने स्टूडेंट्स की सीट है बेटा, 100 स्टूडेंट्स की सीट है और क्लास में 100 बच्चे हैं। तो क्या होगा बेटा, सब अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे, कोई जाके लास्ट बेंच पकड़ेगा, कोई साइड में अपनी सीट देख लेगा, कोई फर्स्ट बेंच पे बैठेगा। लेकिन अगर क्लास में सीट 100 है और उस दिन क्लास की स्ट्रेंथ 70 है, तो क्या होगा, क्या सब लोग सिस्टमैटिकली बैठे होंगे, क्या रेगुलर अरेंजमेंट में बैठे होंगे, नहीं, रैंडमली बैठेंगे। जिसको लास्ट बेंच पे बैठना है वो लास्ट बेंच पे जाके बैठेगा, जिसको फर्स्ट पे बैठना है वो हमेशा फर्स्ट पे बैठेगा, जिसको कोना पकड़ना है वो कोना पकड़ेगा। तो क्या हुआ, रैंडमनेस आई, दैट इज रैंडमनेस। तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस को ही हम क्या कहते हैं बेटा, एंट्रोपी कहते हैं, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। जैसे इंटरनल एनर्जी को पढ़ा, जैसे एंथैल्पी को पढ़ा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को पढ़ा, उसी तरीके से एंट्रोपी भी बिल्कुल वैसा ही है। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। अब इस केस में इससे रिलेटेड सारी बातें करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं उस पर ध्यान दो, क्योंकि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। अगर मैं आपसे बोलूं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी कहाँ होगी। अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट वाले पार्टिकल्स की, तो उनका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो वो तो रैंडमली मूव कर ही नहीं सकते ना, उनकी तो पोजीशन भी फिक्स है। वहीं पे अगर मैं बात करूं लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड के अंदर मूवमेंट तो कर सकते हैं उस एरिया में, और गैस में रैंडमनेस और ज्यादा है। क्लियर। तो अगर कभी भी स्टेट के बेसिस पर एंट्रोपी को कंपेयर किया जाए तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे जैसे हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं एंट्रोपी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। तो वन बाय वन सारी चीजें इसकी हम डिफाइन कर देते हैं। दैट इज द मेजरमेंट ऑफ, दैट इज मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस से हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम कहते हैं दैट इज एंट्रोपी। अब हमें एंट्रोपी ऑफ सिस्टम के बारे में बात करना है। तो ये भी एक कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, एक्सटेंसिव। अब पहले ही दिन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। तो अगर कभी रिएक्शन में हम कंपेयर कभी कैलकुलेट करने जाएंगे कि भाई इसकी एंट्रोपी निकालो, तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि कौन कितना मोल प्रेजेंट है। तो जैसे एंथैल्पी में नहीं करते थे, सेम उसी तरीके से एंट्रोपी में भी करेंगे। और ये भी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अगर ऐसा है तो हम एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल। और अगर हम किसी रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखी है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन,
मैम स्टैंडर्ड का मतलब क्या है बेटा? थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो रिएक्शन हो, तो किसी भी दो गैस की एंट्रोपी दे दी कि भाई इनकी इतनी रैंडमनेस थी, इनकी इतनी रैंडमनेस थी, और जो प्रोडक्ट बनाया उसकी इतनी रैंडमनेस थी, और आपसे बोला कैलकुलेट करो उनका एंट्रोपी चेंज इनके फॉर्मेशन का। सिंपल, जैसे एंथैल्पी में था ना, सेम उसी तरीके से एंट्रोपी में क्या करना बेटा? सिंपल, दैट एंट्रोपी चेंज बराबर स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज बराबर दैट एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स हो उनकी ओवरऑल एंट्रोपी माइनस स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, जो भी रिएक्टेंट्स है उनकी ओवरऑल एंट्रोपी। और यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा? दैट इज एंट्रोपी चेंज। ये फॉर्मूला कभी मत भूलना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेट चेंज के बेसिस पर भी हम एंट्रोपी को डिफाइन कर सकते हैं, तो एंट्रोपी को जो डिफाइन किया गया दैट एंट्रोपी चेंज बराबर Q डिवाइडेड बाय T। मैम ये तो समझ में आ गया कि हीट जितनी ज्यादा देंगे सॉलिड लिक्विड में जाएगा, लिक्विड गैस में जाएगा, और एंट्रोपी चेंज उतना ज्यादा आएगा, रैंडमनेस उतनी ज्यादा आएगी। लेकिन टेम्परेचर के साथ ये रिश्ता समझ नहीं आया, क्योंकि टेम्परेचर जितना कम एंट्रोपी उतनी ज्यादा कैसे? बताते हैं। ये चीज ये रिप्रेजेंट कर रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए साइड में एक एग्जाम्पल ले रही हूं, आप खुद बताना। अगर अगर H2O की मैं बात करूं तो H2O 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है सॉलिड स्टेट में, और 20 डिग्री सेल्सियस पे होगा लिक्विड स्टेट में, 40 डिग्री सेल्सियस पे भी किस पे होगा? लिक्विड स्टेट में। तो यहां से मैं ये बताना चाहती हूं कि इनिशियल टेम्परेचर जितना मिनिमम होगा, आई एम रिपीट वंस अगेन, इनिशियल टेम्परेचर जितना मिनिमम होगा एंट्रोपी चेंज उतना ज्यादा आएगा। क्योंकि अगर इनिशियल 20 होता, फाइनल 40 होता, तो उस केस में दोनों अभी भी लिक्विड से लिक्विड में ही है, तो एंट्रोपी चेंज इतना ज्यादा नहीं आया। लेकिन जब इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, फाइनल कितना भी हो सकता है, तो उसमें एंट्रोपी चेंज उतना ज्यादा ऑब्जर्व होगा। तो ये फॉर्मूले को एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि इसको बहुत तरीके से अभी मैं अलग अलग तरीके से डिफाइन करने वाली। तो ये क्या आ गया बेटा? दैट चेंज इन एंट्रोपी बराबर Q अपॉन T। अब इस केस में वो अलग अलग तरीके क्या है वो भी हम बता देते हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं, क्या बेटा? अगर हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं, तो इनका जो हीट रिक्वायर्ड होता है, इनका जो एंथैल्पी चेंज होता है, उसे आप क्या बोलते हो भाई? मैम हम इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इस केस में जो एंट्रोपी चेंज है उसका फॉर्मूला क्या बताया जाएगा भाई? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बराबर बेटा वो टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर होता है जिसपे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए? मैम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं उसे, बोल सकते हैं बेटा। वहीं पे बेटा अगर फेज चेंज हो रहा है लिक्विड से गैस में, तो भाई डेल्टा एस किसके बराबर है वो तो हमें पता ही है, हीट अपॉन टेम्परेचर। लेकिन जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है 1 मोल का, तो जो हीट का ट्रांजिशन है वो क्या कहलाता है? हीट चेंज क्या कहलाता है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो एक और फॉर्मूला आ गया, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और वो टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो फॉर्मूला एक, यूज अनेक, कितने अलग अलग तरीके से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। वहीं पे बेटा अगर कोई सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में जो आपके पास एंट्रोपी चेंज होगा, सॉलिड से गैस में जब कन्वर्ट होता है, तो कौन सी एंथैल्पी कहलाती है बेटा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो बस एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दैट इज डिवाइडेड बाय टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास क्या आ गए भाई? ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए 3 और। लेकिन ये 3 फॉर्मूले तो हमने तभी डिफाइन कर दिए थे जब हमने एंट्रोपी चेंज को Q अपॉन T लिखा था। बस नाम बदलते जा रहे हैं, काम तो वही है। क्लियर? तो जब रिएक्शन के लिए बोले तब तब हमेशा इसको यूज करना है, जब जब नॉर्मली इनमें से कोई सी भी टर्म यूज करे फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट बेटा, हमें ये पता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग किसके बराबर होता है? यूनिवर्स के बराबर होता है। तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं दैट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स
इज इक्वल्स टू किसके बराबर बेटा, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। लिख सकते हैं भाई, यहां तो किसी भी को भी किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, अगर कभी भी आपको कोई रिएक्शन दे दे, अगर कभी भी आपको कोई रिएक्शन दे दे और आपसे पूछ ले कि भाई इसकी एंट्रोपी कैसी होगी, इसकी एंट्रोपी कैसी होगी, तो बेटा आप निकाल लेना डेल्टा एन जी। अब ये मत बोलना मैम हमें नहीं पता डेल्टा एन जी क्या होता है। डेल्टा एन जी बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस। जब जब किसी भी सिंपल रिएक्शन को देकर पूछे बताओ कहां पर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, तो जब जब बेटा डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा ना, डेल्टा एस भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। और जब जब डेल्टा एस पॉजिटिव होता है वो रिएक्शन कहलाती है स्पॉन्टेनियस। कैसी बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मैम ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा जब जब एंट्रोपी इंक्रीज होती है, सेकेंड लॉ यही तो बोलता है दैट जब जब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, वहां पे किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायर्ड नहीं है, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। वहीं पे बेटा जब जब डेल्टा एन जी किसी भी रिएक्शन में क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में क्या ध्यान रखना, उस केस में ध्यान रखना कि उसका डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। और जब डेल्टा एस नेगेटिव होता है तो रिएक्शन कैसी हो जाती है बेटा, रिएक्शन हो जाती है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी हो जाती है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर। नेक्स्ट मैम डेल्टा एन जी जीरो अगर हो जाए तो ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, डेल्टा एन जी जीरो होगा, डेल्टा एस जरूर जीरो हो सकता है, तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, जहां पर रिएक्शन की रेट फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की बराबर हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर हम यही पढ़ने वाला है। एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी चेंज तो जीरो होता है, बट उस केस में, बट एंट्रोपी इज मैक्सिमम। भाई एंट्रोपी चेंज इज अ डिफरेंट थिंग, एंट्रोपी चेंज इज अ डिफरेंट थिंग कि इनिशियल और फाइनल को माइनस करके निकाल रहे हैं, बट उस टाइम पे एंट्रोपी क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। ये एक और कंक्लूजन हमने कर लिया। नेक्स्ट अभी इसके और भी फॉर्मूले पढ़ेंगे क्योंकि वर्क डन वगैरह प्रोसेस वगैरह के लिए भी इसको हम निकालते हैं। अभी तो हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, एंट्रोपी इज मैक्सिमम। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इस एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में। अब मैं आपको कुछ केसेस दे रही हूँ और मैं आपसे पूछूंगी और आपको बताना है कि हाँ उस केस में क्या होता है। जब हम एग को बॉईल करते हैं, ऑन बॉइलिंग एग, जब हम एग को बॉईल करते हैं तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो भाई जिन्होंने कभी एग खाया होगा तो आपने कभी बॉईल किया हो तो क्या होता है भाई, अंदर का जो लिक्विड कंटेंट होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। मैम हमको तो यही दिखाई दे रहा है, और अगर हमें ये दिखाई दे रहा है तो हम तो कहेंगे मैम एंट्रोपी जो है वो तो डिक्रीज हो रही है ना। एंट्रोपी ऑफ एग ऑन बॉइलिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है। बताएं क्यों, बिकॉज जो उसके अंदर प्रोटीन है तो क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस। क्लियर। नेक्स्ट बेटा एक रबर बैंड है, क्या है बेटा, रबर बैंड है। रबर बैंड को जब स्ट्रेच किया तो उसकी एंट्रोपी बढ़ी या कम हुई, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई रबर बैंड जब था तो छोटा सा था, और जब उसको स्ट्रेच कर दिया तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया यानी कि एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, नहीं। रबर बैंड जो है वो एक पॉलीमर है, और जब वो हमारे पास नॉर्मली प्रेजेंट था, जब वो अनस्ट्रेच्ड था, तो उस केस में वो क्रॉस लिंक पॉलीमर फॉर्म में प्रेजेंट था, ब्रांच पॉलीमर। और जब हमने उसको स्ट्रेच कर दिया तो वो लीनियरली अरेंज हो गए उसके पार्टिकल्स। और अगर पार्टिकल्स लीनियरली अरेंज हो गए तो पार्टिकल्स की रैंडमनेस कंपैरेटिवली कम हो गई, और अगर पार्टिकल्स की रैंडमनेस कंपैरेटिवली कम हो गई तो यहां पर हम बोल सकते हैं दैट एंट्रोपी ऑफ अनस्ट्रेच्ड अनस्ट्रेच्ड अनस्ट्रेच्ड
rubber band is more than stretched rubber band. क्लियर? जो एंट्रोपी होती है वो अनस्ट्रेच्ड की ज्यादा होती है स्ट्रेच्ड रबर बैंड से। हम ये आपने क्यों लिखवाया, आ जाते हैं भाई इन पे भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेटा एंट्रोपी के बारे में। अब एंट्रोपी के कुछ फॉर्मूलेज भी हमें पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला। तो क्या कहता है बेटा, सेकेंड और थर्ड लॉ दोनों एंट्रोपी पे बेस्ड हैं। इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस इन, हमारे पास कोई भी प्रोसेस हो, क्लियर, तो हमारे पास जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर है, दैट इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो मैंने आपको ऑलरेडी कंक्लूड करके लिखवा दिया, अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी यूनिवर्स की, तो उस केस में एंट्रोपी जो होगी वो हमेशा इंक्रीज होगी। तभी तो मैंने कहा जब जब डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस नेगेटिव है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। इसके 2-3 स्टेटमेंट और हैं बेटा, बट इतने काम के नहीं है, इसलिए इतना ही काफी है। दैट देयर इज नो हमारे पास ऐसी कोई भी एफिशिएंसी वाली हीट इंजन नहीं है जो 100% एफिशिएंसी वर्क देता हो, क्लियर। तो दैट इज ऑल अबाउट कि जितनी भी हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उस केस में क्या होता है, हमेशा एंट्रोपी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। तो याद रखना, ये तो हमने आपको बता दिया दैट डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स बराबर डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। डेल्टा एस 0 इक्विलिब्रियम पे होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। क्या होगी बेटा, स्पॉन्टेनियस होगी, पॉसिबल होगी, फिजिबल होगी, कभी अगर एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में पूछ ले। और अगर डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उस केस में रिएक्शन कैसी होगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में बेटा, एंट्रोपी के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, ठीक है। तो मैं आपको सारे फॉर्मूलेस कंबाइंड फॉर्म में लिखवा रही हूँ और वो फॉर्मूला मैं हाईलाइट कर दूंगी जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उस केस में बेटा क्या एंट्रोपी का फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला याद है, रिवर्सिबल प्रोसेस का -2.303 nRT log P1 अपॉन P2। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करवा रही बेटा, आया कैसे बता देती हूँ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन हीट, मतलब Q प्लस W के बराबर था, लिख सकते हैं। Q क्या है हमारे पास, हीट है, W क्या है हमारे पास, वर्क डन है। यहां से हमारे पास डिराइव करके आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वहां पर डेल्टा T 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो हमारा एंट्रोपी किसके बराबर आ गया, बेटा, दैट इज ऑफ माइनस Q, तो माइनस ऑफ DW के बराबर आ जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला है +2.303 nR log V2 अपॉन V1। डिफरेंस क्या है, वर्क डन में टेम्परेचर था, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, और इस पे फॉर्मूला आया हुआ है एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस कैलकुलेट करो। और अगर प्रेशर के टर्म में है +2.303 nR log बेस टू द पावर 10 P1 अपॉन P2। ये मैंने आपको पहला फॉर्मूला लिखवाया, बिल्कुल जो पूछा जाता है एंट्रोपी का, क्लियर। और भी लिखवा रहे हैं, ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, वो आपको याद रखना है, क्लियर। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस आ जाए, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या हो जाती है, सीधा 0 हो जाती है, और अगर हीट 0 हो जाएगी तो एंट्रोपी भी कैसी हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है बेटा, दैट इज फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो अगर आइसोबैरिक प्रोसेस की बात हो रही है, उसके लिए हमें एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है बेटा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है
that 2.303 and Cp 2.303 and Cp log T2 upon T1। लास्ट वाला आइसोथर्मल था, ये कैसा है, आइसोबैरिक है। ध्यान क्या रखना है, Cp वही है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और वहीं पे अगर ये प्रोसेस कैसा हो जाए बेटा, आइसोकोरिक हो जाए, तो बस Cp की जगह क्या आ जाएगा, Cv आ जाएगा। तो उस केस में हमारे पास एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या याद रखना है, 2.303 एन Cv log T2 अपॉन T1। ये फॉर्मूलेज है बेटा, बिल्कुल याद रखने हैं, कोई शक नहीं होना चाहिए इनमें। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, यानी कि कभी दो गैस को मिक्स किया, कभी दो गैस को मिक्स किया, दो गैस को मिक्स करने पर उस सिस्टम की अब ओवरऑल एंट्रोपी पूछी जा रही है। ये नहीं बोला कि इसके फॉर्मेशन के लिए एंट्रोपी चेंज क्या है, नहीं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे, लेकिन हमसे क्या पूछा है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, यानी कि जो दो गैस है वो इसमें प्रेजेंट है। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला भी बता देते हैं बेटा, दैट इज एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। जब दो गैस को मिक्स किया जा रहा है तो उसका फॉर्मूला है दैट एंट्रोपी चेंज बराबर माइनस आर N1 ln x1 प्लस N2 ln x2। अब यहां पर मैं एक एक टर्म डिफाइन कर देती हूँ, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इतने सारे फॉर्मूलेस बताने का। ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर डेल्टा एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो बिल्कुल वही एंट्रोपी चेंज को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट बेटा, एन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस भी गैस की बात हो रही है उसके मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। T2 और T1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल एंड इनिशियल टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट बेटा, Cp क्या डिफाइन कर रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। वहीं पे बेटा Cv क्या डिफाइन कर रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट, N1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दो गैस को मिक्स किया उस गैस के मोल। X1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। एंड X2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस। नेक्स्ट, R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Ln क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल लॉग। क्लियर। R यूनिवर्सल गैस कौन, देख लो बेटा अब इन फॉर्मूले को ध्यान से, कि अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, नेक्स्ट पढ़ने से पहले दो तीन पॉइंट मैं आपको बता दूं। क्लियर, क्योंकि अब हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं इसी पे बेस्ड, और एज यूजुअल कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगी। इससे बाहर एंट्रोपी में आपसे और कुछ नहीं पूछेगा, अभी तो मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, इससे बाहर आपसे एंट्रोपी में और कुछ भी नहीं पूछेगा। क्लियर है बेटा, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बात करते हैं बेटा, चलो पहले हम पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में। पहले तो मुझे बताओ क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी, सबके माइंड में यही आएगा। देखो भाई, वर्क डन जो हमने कैलकुलेट किया इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो वर्क दो तरीके के होते हैं, यूजफुल वर्क, नॉन यूजफुल। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम की टर्म में जो हमने कैलकुलेट किया दैट इज यूजफुल वर्क। गिब्स फ्री एनर्जी इज द
मैक्सिमम अमाउंट, इसको हम फ्री एनर्जी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर अ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। दैट इज द मैक्सिमम amount of energy, that is the maximum amount of energy available for a system, available for a system to useful work। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं that is gives free energy। इसको डिनोट किया जाता है बेटा जी से, जैसे हमने सबको बताया, इसका भी एक साइन सिंबल है सी, जी। ये भी कैसी प्रॉपर्टी है बेटा? ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब बिल्कुल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, और ये भी एक कैसा फंक्शन है बेटा? स्टेट फंक्शन। क्या है? स्टेट फंक्शन। अब इस केस में ये जो g है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया, इसको कैसे बताया जा सकता है? बताया जाता है दैट इज E प्लस टी एस। कैसे बेटा? E प्लस टी एस। यहाँ पर G गिव्स फ्री एनर्जी है, E इंटरनल एनर्जी है, T टेम्परेचर है, और S एंट्रोपी है। अगर ये एक हमारे पास क्या है बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो किसी भी दो केसेस में ये G1 हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका क्या कंक्लूजन फॉर्मूला आता है हमारे पास? गिव्स फ्री एनर्जी का जो एक रिलेशन है, ये भी डेरिवेशन से आता है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं दैट डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। क्या बेटा? ये H प्लस टी एस, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब यहाँ पर कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा G। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। क्या बेटा? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। नेक्स्ट बेटा, अगर बात करें डेल्टा H की, ये क्या बता रहा है? चेंज इन एंथैल्पी को बता रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, T क्या बता रहा है? टेम्परेचर को बता रहा है। डेल्टा S क्या बता रहा है? चेंज इन एंट्रोपी को। अब चेंज इन एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में हमने रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस बताना सीखा, डेल्टा H को सीखा। अब हम बात करेंगे डेल्टा T की। यहाँ पर बेटा ये मिस्टेक है, यहाँ पर भी H माइनस टी एस आएगा। ठीक है बेटा? तो ये हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में है। तो ये एनर्जी की वैल्यू जितनी हमारे पास नेगेटिव आएगी, क्वेश्चन यहीं से आता है बेटा, डेल्टा G का वैल्यू जब जब नेगेटिव आएगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैसी प्रोसेस को बेटा? दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेल्टा G का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। किससे बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा G का वैल्यू 0 कब होगा? एट क्लियर? तो ये हमारे पास डेल्टा G की 3 टर्म्स है, इनका ध्यान रखना है। अब इसके क्या फर्दर फॉलोइंग केसेस हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 1, ध्यान से देखना बेटा कि यहाँ से करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल जो नीट में आएगा ना बेटा, वो टॉपिक हम बिल्कुल कवर करते चल रहे हैं। ठीक है? तो जब जब डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। और जब डेल्टा S पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। और अगर कभी ऐसा केस हुआ तो उस केस में डेल्टा G हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी कि रिएक्शन कैसी होगी? हाईली स्पॉन्टेनियस, हाईली पॉसिबल, हाईली फिजिबल। केस नंबर 2 देखना बेटा ध्यान से, क्योंकि इस तरीके से करेक्ट इनकरेक्ट मैच पूछ लेता है कि कौन सा रिलेशन कौन सी प्रोसेस को बता रहा है, क्योंकि अब ये कंक्लूजन हम पढ़ रहे हैं स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी का। जब जब डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होता है रिएक्शन कैसी होती है? इन जनरल क्या मानकर चलते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस। जब जब डेल्टा S का वैल्यू नेगेटिव होता है क्या मानकर चलते हैं? रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है।
और इस केस में डेल्टा एस का वैल्यू डेल्टा जी का वैल्यू हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि रिएक्शन कैसी है, हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी है बेटा, हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट केस क्या पॉसिबल बनता है बेटा, यहाँ पे केस नंबर थर्ड। क्या है केस नंबर थर्ड, दैट हमारे पास जब अब एक केस देख लेते हैं, डेल्टा एच अगर हमारे पास नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी, स्पॉन्टेनियस। इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं, अगली स्लाइड पे, क्यों, क्योंकि इसके फर्दर केसेस बनेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर थर्ड पॉसिबल क्या बनता है, क्योंकि हमें वैल्यूज दे रखी होती हैं, हमसे पूछता है पता ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगी, तो डेल्टा एच के बेसिस पर पूछ रहा है, क्लियर है। सिर्फ डेल्टा एस के बेसिस पर पूछ रहा है, क्लियर है। लेकिन दोनों का एक साथ पूछ लेगा तब कैसे बताएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना बेटा, जब जब डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है तो रिएक्शन कैसी होती है, वो प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। जब डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा एस का वैल्यू भी नेगेटिव हो तो रिएक्शन कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो अब इस केस में जो हमारा डेल्टा जी होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। कैसे भाई, हमें ये पता है रिलेशन क्या है, रिलेशन है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डेल्टा एच नेगेटिव है तो हमें क्या चाहिए भाई, अगर इस केस में टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा है डेल्टा एच से, तो उस केस में रख कर देख लो वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि वो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू कम है डेल्टा एच से, तो टी डेल्टा एस तो पॉजिटिव हो ही गया, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो उस केस में डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव तो रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस। और अगर इस केस में टी डेल्टा एस डेल्टा एच के बराबर आ जाए तो डेल्टा जी हो जाएगा 0, यानी कि रिएक्शन इज एट क्लियर। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस बेटा, दैट इज केस नंबर फोर्थ। क्या है केस नंबर फोर्थ, जब जब हमारे पास डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो वो रिएक्शन कैसी होती है बेटा, वो रिएक्शन होती है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस का वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव हो तो वो रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस। अब इस केस में भी 3 पॉसिबल केस बनेंगे अगर हमें रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस देखना है तो। क्या बनेगा बेटा, पहला केस, अगर टी डेल्टा एस ज्यादा हुआ डेल्टा एच से, इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव है, माइनस आगे लगा हुआ है, डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है। अब इस केस में अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और इस केस में उसके पॉजिटिव होने से डेल्टा जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ सकता है, तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ गया तो उस केस में रिएक्शन बिना किसी शक के, नहीं अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है और अगर डेल्टा जी, फिर तो नेगेटिव आना है ना, उस केस में बिना किसी शक के रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाएगी बेटा, स्पॉन्टेनियस। वहीं पे अगर टी डेल्टा एस लेस देन हुआ डेल्टा एच से, डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाना है, क्यों, ये पॉजिटिव, और टी डेल्टा एस इस बार कम हो गया तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बचपन में सीखा था ना, प्लस प्लस साइन माइनस, अगर प्लस प्लस है तो प्लस करते हैं, माइनस माइनस होता है तो भी प्लस करते हैं, लेकिन ओवरऑल साइन किसका आता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा आती है। तो बस यहां से डेल्टा जी पॉजिटिव, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर यहां पर भी ये इसके बराबर हो गया तो डेल्टा जी 0, दैट इज एट इक्वल। हालांकि ये चीज आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन लिखकर करवा दिया है, इजी है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे और इस चैप्टर का समापन करेंगे।
क्या है बेटा कंसेप्ट, समझना ध्यान से। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें, वो भी एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया। हमने पूरा एंट्रोपी एक साथ कवर कर लिया। बचे कुछ फॉर्मूले हमने कहा लिख दिए बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिख दिए। तो बेटा इसके स्टेटमेंट से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, किसके, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या आता है बेटा, कोई भी अगर हमारे पास सब्सटेंस है जो कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे उसकी एंट्रोपी हमेशा जीरो होती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, और इंपॉर्टेंट ये है कि लाइन परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की बात हो रही है। किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे अगर लिख रहा है तो वो गलत स्टेटमेंट है। तो क्या कहता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट द एंट्रोपी ऑफ perfectly crystalline substance at absolute zero temperature, at absolute zero temperature is zero, और फिर भी कुछ एंट्रोपी बची हुई होती है, उसे हम कह देते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। There are substances which possess certain entropy at this temperature also known as residual entropy. That is third law of thermodynamics। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है बेटा, द स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज की बात कर रहा है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया की। तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखी है बेटा नाइट्रोजन की, स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखी है हाइड्रोजन की, और स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखी है अमोनिया की। कितनी कितनी बेटा, दैट इज 191.5, दैट इज 130.5 एंड दैट इज 192.6। बेटा यूनिट्स आप बता सकते हो इजीली। कैसे बता सकते हो, क्योंकि इस केस में जो यूनिट्स हमारे पास हैं, किससे आएगा, फॉर्मूले से आएगा। जूल किसकी यूनिट होती है, हीट की, टेम्परेचर की केल्विन। अगर पर मोल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो जूल पर मोल पर केल्विन। क्या बताया था, अभी बताया था, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। क्या आपने फॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी जब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो यहां पर रिएक्शन क्या बनेगी भाई, रिएक्शन बनेगी N2 प्लस 3H2 दैट फॉर्म्स 2 अमोनिया। लेकिन 1 मोल बनाना पड़ेगा तो पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 3/2। क्या बोला था, जब जब क्वेश्चन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एंट्रोपी दे रखा हो और उसका एंट्रोपी चेंज पूछा हो, बिना किसी शक के स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। क्या करेंगे भाई, प्रोडक्ट में कौन है, अमोनिया, कितनी है भाई 192.6, ये हो गया प्रोडक्ट का, माइनस रिएक्टेंट में कौन है भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितना है 1/2 इंटू 191.5 प्लस 3/2 इंटू 130.5। इसको सॉल्व करना बेटा, यहां से आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना बेटा इन क्वेश्चंस को, क्लियर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर यहां से आ जाएगा -98.9 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर है। एक बच्चे ने कहा था कमेंट सेक्शन में कि मैम लॉग की वैल्यूज और लॉग के थोड़े फॉर्मूलेस बता देना, तो इसके सेशन खत्म होने के बाद वो सारी चीजें हम बता देंगे। डाउट था एक बच्चे का, हालांकि वो डाउट नहीं होना चाहिए, फिजिक्स में भी पढ़ते हो और पहले भी पढ़ रखा होगा, बट मैं लिखवा देती हूँ, क्योंकि अगर अभी भी नहीं सीखा तो कभी नहीं सीख पाएंगे। कुछ टफ तो है नहीं है, और मैं मान के चलती हूँ log 1 से लेकर log 10 एकदम ऑन द टिप्स होना चाहिए। बहुत इजी है, log 1 0, log 2 0.3, log 3 0.4, log 4 0.59, 0.6, 0.7, 0.8, एक 0 पॉइंट बढ़ाते जाओ बस, ठीक है, अप्रॉक्स में आंसर आता है। तो आंसर क्या आ जाना है बेटा, -98.9 जूल पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी। क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में,
कि एंट्रोपी में कितना इंक्रीज होगा जब 11.2 लीटर O2 को मिक्स करेंगे 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। दो गैस है, कौन कौन सी बेटा? एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। क्या यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? दो गैस को मिक्स करने की बात कर रहा है, सिंपल, बिना किसी शक के फॉर्मूला लग जाएगा एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का। क्या फॉर्मूला था भाई? -R N1 ln x1 प्लस N2 ln x2। ln क्या होता है? नेचुरल लॉग होता है, और नेचुरल लॉग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग बेस टू द पावर 10 में 2.303 से मल्टीप्लाई करके। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? -R बाहर, 2.303 बाहर, ठीक है। N1 ln x1, दोनों गैस H2P पे हैं, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए? गिवन वॉल्यूम 11.2 डिवाइड बाय 22.4, कितना आ गया? 1/2, दैट इज 0.5। मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए? सेम, चाहो तो कैलकुलेट, यानी कि 0.5। तो यहां से लिख देते हैं, दैट इज 1/2 log बेस टू द पावर 10 1/2 प्लस 1/2 log बेस टू द पावर 10। कितना आया बेटा? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो इसके मोल 0.5, टोटल मोल 1, तो वो भी 1/2 ही आ रहा है, प्लस 1/2 log बेस टू द पावर 10 1/2। अगर इसे हम बाहर ले लें और कॉमन ले लें तो हमें निकालनी है, और आंसर जूल में है, तो इसकी वैल्यू 8.314 रखी, 2.303 लिखा, 1/2 log बेस टू द पावर 10 1/2 कॉमन लिया तो अंदर आ गया 1 + 1, दैट इज ऑल्सो 2। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये 2 इस 2 से कैंसल आउट, तो बच क्या गया बेटा? -8.314 मल्टीप्लाई बाय 2.303। लॉग को सॉल्व करेंगे, log m अपॉन n, log m माइनस log n, तो log 1 माइनस log 2, log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3 माइनस 0.3, तो -8.314 इंटू 2.303 इंटू -0.3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 5.76 जूल। क्लियर है एकदम? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगेन एंट्रोपी दे रखी है, किस किस की एंट्रोपी दे रखी है बेटा? C2H6 की दे रखी है, C2H4 की दे रखी है, और C2 और हाइड्रोजन की दे रखी है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखी है। एंट्रोपी इस प्रोसेस के लिए पूछा है, किसके लिए भाई? C2H4 प्लस H2 दैट गिव्स C2H6। क्या करोगे? क्या बताया था? जब जब एंट्रोपी दे रखी हो इंडिविजुअली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की, तो उस केस में एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या है? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट साइड पे कौन है बेटा? C2H6। C2H6 की एंट्रोपी कितनी है बेटा? दैट इज 225 माइनस रिएक्टेंट में C2H4 220 प्लस 130। सॉल्व किया, 225 माइनस 03453, सॉल्व कर लो बेटा, आंसर नेगेटिव में ही आना है, और नेगेटिव में एक ही एंट्रोपी है, -125 जूल। चेक कर लो बेटा, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है, और मेल्टिंग पॉइंट कब जिक्र करते हैं? मेल्ट करते हैं। मेल्ट कब करते हैं? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। इज required is melting point of NaCl, for the melting point of NaCl heat required, heat दे रखी है हमें, एंथैल्पी दे रखी है हमें, कितनी? 7.26 किलो कैलोरी। क्या बेटा? किलो कैलोरी पर मोल दे रखा। डेल्टा S is increases by 6.73 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, क्या रिलेशन था भाई? मैंने आपको बस एक रिलेशन लिखवा दिया था, डेल्टा एस बराबर Q अपॉन T होता है। अब उस Q का नाम बदलता जाता है, जब सॉलिड से लिक्विड तो क्या होता है? फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन,
सॉलिड से गैस सब्लिमेशन। तो अब इस केस में हम लिख सकते हैं डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा एस दिया था 6.73, डेल्टा एच था 7.26 किलो कैलोरी, और डेल्टा टी वी हैव टू गेट डेल्टा टी बराबर 7.26 into 1000 डिवाइड बाय 6.7। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा NaCl का जो कि रिक्वायर्ड है, एंड दैट बिकम्स 1078 केल्विन, दैट बिकम्स 1078 केल्विन। आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो -273 करके, वहां से आ जाएगा आपके पास आंसर 805.75 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है, इसको डिलीट कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस पूछा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O, तीनों का हमें स्टैंडर्ड एंट्रोपी गिवन है। अगर हमें तीनों का एंट्रोपी गिवन है तो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन भी। क्या है? H2 प्लस O2 फॉर्म 2H2। सिंपल, डेल्टा एस अप्लाई कर देना, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज when 1 mole of ice is converted into water? एक मोल आइस को कन्वर्ट किया है वाटर में, और इसका हमसे एंट्रोपी चेंज पूछा है, और टेम्परेचर हमें गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। एंट्रोपी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइस टू लिक्विड वाटर एट 6.0 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच कितना गिवन है? 6.0 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा एस बराबर क्या होता है बेटा? डेल्टा एच अपॉन टी। अब इस केस में डेल्टा एच कितना है? 6.0 किलो जूल पर टेम्परेचर कितना है? 273। सॉल्व कर लोगे बेटा, आंसर आ जाएगा। यहाँ से कल हम कंपेयर कर लेंगे हमारे आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस दोनों नेगेटिव है, ये केस हमने अभी डिस्कस किया। डेल्टा एच भी नेगेटिव है और टी डेल्टा एस भी नेगेटिव। देन फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच ऑप्शन इज ट्रू? तो फॉर्मूला होता है डेल्टा एच डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इस केस में टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boiled egg shows an increase in entropy, decrease in entropy? Increase, because denaturation of protein takes place. Next question, value of delta H vaporization and delta S vaporization for ethanol are? बेटा डेल्टा H दे रखा है 38.594 किलो जूल पर मोल। डेल्टा S वेपोराइजेशन का दे रखा है 109.8 जूल पर केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, क्या रिलेशन पड़ा था? डेल्टा एच अपॉन वैल्यू पुट कर देते हैं, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच कितना? 38.594। गलती ये मत कर देना, आगे केल्विन नहीं है, किलो है, तो इसको कन्वर्ट करना, डिवाइडेड बाय डेल्टा एस कितना? 109. सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा खत्म होता है, लेकिन वो चीजें बेसिक बता देते हैं जो आपके डाउट्स है। सबसे पहले लॉग के कुछ कन्वर्जन्स, जिन बच्चों के डाउट है ना उनके लिए बता रहे हैं। लॉग बेस्ड पहला बेटा एलएन जो होता है ना, इसे कहते हैं नेचुरल लॉग, और इस नेचुरल लॉग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग बेस्ड टू द पावर 10, जिसको हम हमेशा यूज करते हैं। लॉग के कन्वर्जन्स भी पढ़ेंगे। पहले लॉग की वैल्यू, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010,
जिसको हम 0.3 भी लेंगे तो आंसर हमेशा सही आएगा। लॉग 3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली नहीं होती है बेटा 0.4 के बराबर। लॉग 4 की वैल्यू 0.59। लॉग 5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.677, 0.68 ले लेते हैं तो हम। तो लॉग 5 तक की भी याद रखोगे ना। अब बाकी क्या कर लो, कन्वर्जन कर लो। कैसे कन्वर्जन देखना ध्यान से। अगर मैं लिखूं लॉग m अपॉन n, इसको हमें सॉल्व करना है। कभी भी अगर लॉग m अपॉन n को सॉल्व करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। अगर कभी भी हमारे पास है लॉग m की पावर n को ओपन करेंगे n लॉग m। बेटा लॉग केमिकल काइनेटिक्स में भी काम आएगा, थर्मो में भी काम आएगा, और आने वाला चैप्टर इक्विलिब्रियम में भी काम आएगा। नेक्स्ट बेटा, अगर है कभी भी लॉग m इंटू n तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज लॉग m प्लस लॉग n। अगर कभी भी हमारे पास है क्या, काफी है इतना यार, हाँ ठीक है, बस यही कन्वर्जन है। इसके कुछ एग्जाम्पल करवा देती हूँ आपको, ताकि फिर मुझे आपको इक्विलिब्रियम में नहीं करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल याद रखना इस टॉपिक को, क्योंकि मैं ये पीएच कैलकुलेशन जब इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगी ना आयनिक में, फिर सॉल्व नहीं करवाऊंगी। ध्यान से देखना बेटा, लॉग 4 की वैल्यू हमें नहीं पता थी, लेकिन हम इसको ये तो लिख सकते हैं लॉग 2 की पावर 2। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग m की पावर n, तो इसे हम लिखेंगे n लॉग m। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.3, क्या लिख सकते हैं 0.6। देखना जरा लॉग 4 की वैल्यू 0.59, जिसको हम 0.6 बोल सकते हैं। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास कभी भी ऐसा केस आ जाए। क्लियर। और एग्जाम्पल करवा देते हैं। एग्जाम्पल देखना, मान लो हमारे पास है 10 टू दी पावर -8 मोलर HCl। चलो इसको तो इक्विलिब्रियम में ही पढ़ाएंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है थर्मो की, वो यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे बेटा नेक्स्ट। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हमारा बाइंड अप होता है। संडे को क्लास होगी, चाहे कितनी भी देर की हो, इंपॉर्टेंट है, क्लास ले लेना बेटा। ठीक है, रेस्ट मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चों।